मेरा नाम स्नेहा है। मैं बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरे माता पिता तो काफ़ी सालों पहले ही गुजर गए थे, लेकिन मेरे चारों भाइयों ने मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया था। मेरे भाइयों ने मुझे इतने लाड प्यार से पाला था कि कभी मुझे किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं देते थे। मैं जिस चीज़ की मांग करती वह वक्त से पहले ही मेरे पास मौजूद हो जाती थी। मैं गांव में रहने वाली मासूम सी लड़की थी। मेरे भैया गांव के सरपंच थे और 2 छोटे भाई विदेश पढ़ने के लिए गए हुए थे, जबकि मुझे पढ़ाई लिखाई का कोई शौक नहीं था और मेरे एक भैया गांव में ही डॉक्टर थे। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी और खुशी खुशी गुजर रही थी। एक दिन मैंने अपने भैया से स्मार्टफोन की मांग की। अक्सर मैं लोगों को देखा करती थी, आजकल सभी के पास मोबाइल है, लड़का हो या लड़की सब मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को देखकर मुझे भी मोबाइल चलाने की इच्छा होती थी, इसीलिए मैंने अपने भैया से मोबाइल की डिमांड की। मेरे बड़े भैया ने फौरन ही मुझे नया स्मार्टफोन दिला दिया। नया मोबाइल देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने सोशल मीडिया पर भी अपना अकाउंट बना लिया था। मैं अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक किया करती थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब मैंने सोशल मीडिया पर अपना फ़ोटो अपलोड किया तो बहुत सारे कमेंट और लाइक्स आने लगे थे। लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। एक दिन सोशल मीडिया पर मेरी बात एक अभिषेक नाम के लड़के से हुई। वो लड़का बहुत ज़्यादा समझदार था। उसने मुझे समझाया कि तुम अपने फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड मत किया करो, लोग लड़कियों के फ़ोटोज़ का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। तभी मैंने अपने सारे फ़ोटो सोशल मीडिया से डिलीट कर दिए। धीरे धीरे मेरी दोस्ती अभिषेक से बढ़ने लगी और हम दोनों की दोस्ती देखते ही देखते कब प्यार में बदल गई, हमें पता ही नहीं चला। मैं रोज़ाना अभिषेक से फ़ोन पर बात किया करती थी और मेरी अभिषेक से चैटिंग भी होती थी। मैं गाँव में रहने वाली लड़की थी और अभिषेक शहर का रहने वाला लड़का था। अभिषेक मुझे बहुत प्यार करने लगा था और मैं भी अभिषेक से बहुत प्यार करने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में खोते चले जा रहे थे। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे भैया ने गांव के ही वकील के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया है, लेकिन मैं तो अभिषेक से प्यार करती थी। फिर मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती थी? मैंने अपनी भाभी को अपने बारे में बता दिया था और यह भी बता दिया था कि मेरी बातचीत अभिषेक से किस तरह से शुरू हुई थी। भाभी ने जब भैया को बताया कि स्नेहा किसी लड़के से प्यार करती है और उस लड़के की बातचीत उससे सोशल मीडिया पर हुई, तो भैया ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। उनका कहना था कि इस लड़के से बातचीत करना बंद कर दो, ऐसे लोगों की बातों में नहीं आते, ऐसे लोग हमेशा धोखा देते हैं। सोशल मीडिया पर रहने वाले ज़्यादातर लड़के लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा कर उन्हें धोखा दे देते हैं, लेकिन अभिषेक ऐसा लड़का नहीं था। मैंने अपने भैया को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। भैया चाहते थे कि मैं अभिषेक को भूल जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। जब मैंने इस बारे में अभिषेक को बताया तो उसने मुझसे कहा कि तुम अपने घर से भाग जाओ, मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता। भैया ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने भैया की एक ना सुनी और एक दिन मैं रात के अंधेरे में अपने घर से भाग गई। चोरी चुपके जब मैं रात के अंधेरे में अपने घर से भागी तो कोई भी मुझे देख नहीं पाया था और अभी के बताए हुए पते पर चली गई। जब पहली बार मेरी मुलाकात अभिषेक से हुई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मैंने पहली बार अभिषेक को देखा था। अभिषेक भी मुझे देखते ही बहुत खुश हो गया था। अभिषेक के परिवार में कोई नहीं था और जिस शहर में अभिषेक रहता था उसने मुझे भी अपने साथ वहीं पर रख लिया था। अभिषेक किराए के मकान में रहता था। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। उसके बाद हम दोनों पति पत्नी बन गए और हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। अभिषेक बहुत मेहनती लड़का था। वह अपना काम बहुत मेहनत से करता था। अभिषेक के साथ जिंदगी गुजारकर मैं बहुत खुश थी। मैं अपने घर से भागकर आ गई थी। जरूर मेरे भाइयों ने मुझे ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। अगर मैं अपना घर छोड़कर नहीं आती तो मेरे भैया मेरी शादी कहीं और कर देते और मैं अभिषेक से अलग होना नहीं चाहती थी। मुझे अभिषेक से इतना ज़्यादा प्यार हो गया था कि मैं अभिषेक के प्यार में दीवानी हो गई थी। अभिषेक मेरी छोटी से छोटी जरूरत को पूरा किया करते थे। उनको एहसास था कि लिए नौकर भी लगे हुए हैं। मैंने उसे बताया कि मैं उनकी खातिर अपना सब कुछ छोड़कर आई हूँ।
अपनी जिंदगी का यह फैसला करके मैं कभी भी नहीं पछताई थी, लेकिन एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ जो शायद कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी खुशियों को अचानक ही किसी की नज़र लग गई थी। एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं भागते हुए अस्पताल गई तो मैंने देखा कि मेरे पति ने मौत को गले लगा लिया है। मेरे पति की जान चली गई थी। इसका मतलब मेरी तो सारी जिंदगी ही उजड़ गई थी, जिसकी खातिर मैं गांव से शहर आ गई थी। आज वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया था। रो रो कर मेरा तो बुरा हाल हो गया था। मैंने अपने पति का अंतिम संस्कार किया। मेरे पति का इस दुनिया में कोई और नहीं था और अब तो मेरा भी इस दुनिया में मेरे पति के अलावा कोई नहीं था और वह भी अब मुझे छोड़कर चले गए थे। अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी और मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मेरी सारी आईडी वगैरह सब मेरे भाइयों के घर पर ही मौजूद थी। मैं कहीं भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पास मेरी अपनी पहचान के लिए कोई सबूत नहीं था, क्योंकि अभी मेरी शादी को सिर्फ 2 महीने ही गुजरे थे। अभिषेक के मरने के बाद मैंने अपने भाइयों से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो और अब वापस कभी तुम्हें हमारे घर आने की कोई जरूरत नहीं। और हमने सारे गाँव में यह खबर फैला दी है कि तुम मर चुकी हो, यहाँ तक कि हमने किसी की झूठी लाश लाकर यह कह दिया था कि यह तुम हो और एक हादसे में तुम्हारी मौत हो गई। वैसे तो मुझे पता था कि मुझे अपने भाइयों से यही जवाब मिलेगा, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारती। मुझ पर तो परेशानियों के पहाड़ टूट पड़े थे। अभिषेक को मरे हुए 1 महीना हो चुका था। कुछ दिनों तक तो आस पड़ोस के लोग मेरी मदद करते रहे, लेकिन कोई किसी की कब तक मदद कर सकता है। मैं घर की कोई ना कोई चीज बेचकर अपना गुजारा करती रहती थी, लेकिन मकान मालिक ने किराया ना देने की वजह से मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी, यहाँ तक कि मेरी जिंदगी के इतने बुरे दिन आ गए थे कि मैंने सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दिया था। कोई मुझे खाना दे दिया करता था तो मैं खा लिया करती, वरना मैं भूखी फिरती रहती थी। मेरी जिंदगी बद से बदतर होती चली जा रही थी। एक दिन मैं सड़क के किनारे बैठी हुई भीख मांग रही थी। मेरे पास रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए मैं सड़कों पर बैठकर अपना दिन और रात गुजार दिया करती थी। उस दिन एक आदमी ने मुझे भीख दी। मैं भूख से मरने वाली थी। मैंने उस आदमी के पैर पकड़ लिए। मैं कहने लगी कि साहब, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। जहाँ पर मैं रहती थी वहाँ के मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं किराए पर रहा करती थी और रूखी सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा कर रही थी। अब तो घर में वह रूखी सूखी रोटी भी खत्म हो गई थी, इसीलिए मैंने सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दिया। प्लीज साहब, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, वरना मैं भूखी मर जाऊंगी। उस आदमी ने मुझसे कहा, क्या तुम मेरे घर चल सकती हो? यह सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। उसने मुझसे कहा कि मेरी मजबूरी है, मेरी पत्नी मर चुकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे की परवरिश करो। मेरे पास एक बेटा है जिसकी उम्र 4 साल है। अगर तुम उसकी परवरिश कर सकती हो तो मैं तुम्हें घर में खाने पीने के लिए सब कुछ दे दूँ और तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी। वैसे भी मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मेरे पास रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं था। मकान मालिक ने भी मुझे घर से निकाल दिया था। अब मैं दर-दर की ठोकरें खा रही थी। कोई मुझे खाना खिला देता था तो खा लेती थी और अगर कोई मुझे खाने नहीं देता था तो मैं भूखी फिरती थी। यही सब सोचते हुए मैं उस आदमी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। वैसे भी मुझे उस टाइम खाने के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं फौरन राजी हो गई और उस आदमी के साथ उसके घर चली गई। मैं उसके साथ गई तो उसका घर बहुत बड़ा था और वह बहुत अमीर आदमी था। उसके घर में उसके अलावा कोई नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र 4 साल थी। उस आदमी ने मुझे खाना खिलाया और कहने लगा कि आराम से पेट भरकर तुम खाना खा लो। पहले तो मैंने पेट भर के खाना खाया। उस आदमी ने मुझे खाना खिलाया और कहने लगा कि आराम से पेट भरकर तुम खाना खा लो। पहले तो मैंने पेट भर के खाना खाया। उस आदमी को भी मुझे देखकर ऐसा एहसास हो गया था कि मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ, इसीलिए उसने मुझसे कोई भी सवाल नहीं किया था।
खाना खाने के बाद उसने मुझसे पूछा कि अब तुम बताओ कि तुम कौन हो। अपने बारे में मुझे सब कुछ बताओ। मेरी आंखों के सामने मेरा बीता हुआ कल घूम रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह से इस आदमी को बीते हुए कल के बारे में बताऊं और कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं, लेकिन तुम मुझे अपने बारे में बता दोगी तो मैं तुम्हारे लिए रहने का बंदोबस्त भी कर दूंगा। तुम इस घर में आराम से रह सकती हो। यहाँ पर तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इस घर में मैं अकेला ही रहता हूँ और सिर्फ मेरा बेटा रहता है, बाकी कोई नहीं रहता। घर में काम करने मेरा नाम इस दुनिया में कोई नहीं, इस दुनिया में मेरा भी तो कोई नहीं था, इसीलिए मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं कोशिश करती थी कि किसी के सामने उससे बात ना किया करूं, इसीलिए मैंने उसको यह बात भी बता दी थी कि किसी के सामने उससे ज्यादा बात नहीं कर सकती। इस बात पर उसने मुझसे कहा था कि कोई बात नहीं, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा और अब हम रात को ही बात किया करेंगे। जब सब सो जाते थे तो रात को मैं देर तक उससे चैटिंग करती रहती थी। देर रात तक चैटिंग करने की वजह से सुबह को मेरी आंख नहीं खुलती थी और जब मैं उठती थी तो वंश भी नहीं होता था। अब मुझे उससे बात करने की आदत हो चुकी थी। वंश के बारे में मैं उससे कुछ डिस्कस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यह मेरा राज था और मैं इस घर का राज किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं इस घर का नमक खा रही थी। और वैसे भी वह कौन था, मैं उसको ज्यादा तो नहीं जानती थी। पता नहीं जो कुछ उसने मुझे अपने बारे में बताया था वो सच भी था या नहीं, इस बारे में तो मैं नहीं जानती थी। मेरे लिए बस वो एक टाइम पास बन चुका था। वैसे भी मैं सारा दिन अकेले बोर रहती थी। वंश भी शाम को ही घर लौटता था और घर के काम भी नौकर किया करते थे, इसीलिए उससे बात करके मेरा टाइम पास हो जाता था। 2-3 दिन से वह मुझसे कह रहा था कि वो मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन मैं उससे मिलने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। उसका कहना था कि वो खुद मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आएगा। मैंने उसकी बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मैं कहाँ पर रहती हूँ। एक दिन शाम को वंश और साहब एक साथ घर में चलते हुए आए थे। साहब ने मुझसे कहा कि शाम के खाने का इंतजाम करो, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड आज घर आ रहा है। मेरा फ्रेंड बहुत दिनों में मेरे घर आ रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथ से उसके लिए टेस्टी खाना बनाकर तैयार करो। मैंने साहब से कहा कि ठीक है, मैं खाना बनाकर तैयार कर दूंगी। मैंने काफ़ी सारी डिशेस तैयार की थी। 3 घंटे बाद ही बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा कि शायद मेहमान आ गए हैं। मैं अपने काम में इतनी बिजी हो गई थी कि उस फोन वाले लड़के को ही भूल गई थी। उसने कहा था कि वह मुझसे मिलने के लिए आएगा। खाना तैयार करने के बाद जब मैं किचन से बाहर निकली तो नीचे हॉल में बैठे हुए इंसान को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं तो देखती ही रह गई थी कि आखिर मेरे सामने कौन है। मैं दंग रह गई थी। मैं खुद को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे होश नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। साहब और वह इंसान मेरे बिस्तर के पास खड़ा हुआ था। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा पति अभिषेक था, जिसका क्रियाकर्म होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं तो दंग होकर अभिषेक की तरफ देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वह जिंदा और सही सलामत मेरे सामने खड़े हुए हैं। अभिषेक भी मेरी तरफ गौर से देख रहे थे और उनकी आंखों में मुझे आंसू नजर आए रहे थे। अभिषेक ने मुझसे कहा, स्नेहा, यकीन कर लो, मैं ही हूँ तुम्हारा अभिषेक, जो तुमसे बहुत प्यार करता है। देखो मैं जिंदा हूँ। और यह कहते हुए वह मेरे पास बेड पर बैठ गए। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे और मैं उनको छूकर देख रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि वह सच में ही जिंदा है और मेरे सामने बैठे हैं। मैं उनके गले से लगकर खूब रोने लगी। वह भी मुझसे लिपटकर खूब रो रहे थे। उनके जाने के बाद मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था, वह सब याद करके मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मेरे साथ जो भी हुआ था वह सब कुछ मुझे याद आने लगा था। मैंने अभिषेक से पूछा, अगर आप जिंदा थे तो वह कौन था जिसका क्रियाकर्म मेरी आंखों के सामने हुआ था और जिसकी लाश हॉस्पिटल में मैंने खुद देखी थी। और मैंने अभिषेक से कहा कि अगर आपको मालूम था कि आपका मेरे सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं तो आप इतने महीनों तक मुझसे दूर क्यों रहे। मैं रोए चली जा रही थी और कहे जा रही थी। अभिषेक ने मुझसे कहा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे राज हैं जिसको सुनकर तुम चौंक जाओगी। आज मैं तुम्हें एक एक करके सारे राज बताना चाहता हूँ।
सबसे पहले तो तुम जिस रॉन्ग नंबर वाले लड़के से बात करती हो वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे घर आकर ही तुमसे मिलूंगा। देखो, मैं यहाँ पर आ गया। मैंने तुम्हें कहीं बाहर तो नहीं बुलाया ना। फिर मैंने सोचा कि जो बातें वह लड़का मुझसे किया करता था और उसको मेरे बारे में हमें जितनी भी बातें पता थी, यह सब बातें तो मेरे पति और मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। लेकिन मेरा इस बात पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया कि अभिषेक जिंदा भी हो सकते हैं। मैंने अभिषेक से कहा कि अगर आप जिंदा थे तो आप इतने टाइम से कहाँ पर थे? मुझे आपके बारे में सब कुछ जानना है। अभिषेक ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। जब तुम अपना घर छोड़ने के बाद यहाँ पर आ गई थी और हमने शादी कर ली थी तो कुछ दिनों बाद तुम्हारे भाइयों ने भी यहाँ आकर हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। उन्होंने अपने गांव में तो सबको यह बता दिया था कि तुम मर चुकी हो एक एक्सीडेंट में और मौके पर ही तुम्हारी मौत हो गई थी। यहाँ तक कि उन्होंने कुचली हुई लाश को लोग के सामने साबित करके यह जाहिर कर दिया था कि वाकई तुम मर चुकी हो, क्योंकि अगर गांव वालों को यह पता चल जाता कि सरपंच की बहन घर से भाग गई तो तुम्हारे भाइयों की बहुत ज्यादा बदनामी होती। बदनामी की डर की वजह से तुम्हारे भाइयों ने गांव में झूठ बोल दिया था और तुम्हें मरा हुआ साबित कर दिया था। लेकिन वह लोग मेरे दुश्मन हो गए थे जिसने उनकी बहन से शादी कर ली थी। इस टाइम मुझे पता चला कि तुम मां बनने वाली हो। मैं तुम्हें बहाने से डॉक्टर के पास लेकर गया और से तुम्हें मिसकैरेज की दवाई खिला दी, क्योंकि मेरी जान मुसीबत में आ गई थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम छोटे बच्चे के साथ दर-दर की ठोकरें खाते फिरो, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला था। मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे भाई मुझे जगह-जगह ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे भाइयों ने मुझे बार-बार नौकरियों से निकलवाना शुरू कर दिया और मैं जगह-जगह तुम्हारे भाइयों की वजह से एक दिन तुम्हारे भाइयों को मेरे मोबाइल नंबर के बारे में पता चल गया और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करके उन्होंने मुझे मार की धमकी दी और कहने लगे कि मेरे साथ-साथ वह तुम्हारी भी जान ले लेंगे। इसलिए मैं तुम्हें वहाँ से छोड़कर चला गया था, क्योंकि वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरी जान के साथ-साथ तुम्हारी जान को भी खतरा हो। अगर वो लोग मुझे ढूंढ लेते तो वो मुझे मार देते, लेकिन अगर मेरे साथ वो तुम्हें भी ढूंढते तो तुम भी मारी जाती। मैं नहीं चाहता था कि वो लोग तुम्हें मार दें। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक एक कार ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस एक्सीडेंट में बच गया। मेरी कार के सामने आने से पहले ही कोई दूसरा आदमी उस कार के सामने आ गया और तुम्हारे भाई की कार से उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी जान चली गई। तभी मौके पर मैं वहां से भाग निकला। तुम्हारे भैया जानबूझकर मुझे मारना चाहते थे। उसके बाद भी तुम्हारे भैया का मेरे पास फ़ोन आया और कहने लगे कि अगर तुम बच गए हो तो यह मत सोचना कि तुम हर बार बच जाओगे। जब तक हम तुम्हें मार नहीं देते, हम सुकून से नहीं बैठेंगे। तुम्हारे परिवार वाले मेरी जान के दुश्मन बन गए थे। मेरे साथ पहले जो कुछ भी हुआ था, मुझे नौकरी से निकलवाया गया था और भी बहुत कुछ मेरे साथ हुआ। तब तक तो मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारे भाई हैं। लेकिन जब मेरे पास धमकी भरे फ़ोन आने लगे और कहा गया कि हम तुम्हारी जान लेना चाहते हैं, तब मैं समझ गया था कि यह तुम्हारे भैया ही हैं जो मेरे साथ यह सब कुछ कर रहे थे। जिसके घर में तुम रह रही हो, यह मेरा दोस्त है। यह मेरा बचपन का फ्रेंड है और यह पुलिस ऑफिसर है। मैंने से मदद मांगी और यह मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया। 1 महीने तक तो मैं अपनी जान छुड़ाने के लिए कहीं ना कहीं भागता रहा, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी फिक्र लगी हुई थी। मुझे पता था कि मेरा दोस्त अपने घर में अकेला रहता है, इसीलिए मैंने इससे कहा कि तुम किसी भी तरह से मेरी पत्नी को अपने घर ले जाओ और उसको अपने घर में जगह दे दो ताकि वह परेशान ना हो। मेरा यह दोस्त अगर तुमसे कहता कि तुम मेरे घर चलो तो तुम उसके घर जाने के लिए इतनी आसानी से नहीं मानती। इसीलिए इसने ने सोचा कि यह अपने बेटे वंश की परवरिश करने के लिए कहेगा तो तुम मान जाओगी और परेशानी की खातिर आसानी से तो उसके घर पर जाकर रहूंगी। यहाँ पर तुम बिल्कुल सेफ थी और अब मेरी परेशानी खत्म हो गई थी। मेरे दोस्त ने तुम्हारे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने मुझ पर जानलेवा हमला किया और मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। जब तक मैंने तुम्हारे भाइयों को पुलिस के हवाले नहीं करवा दिया तब तक मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता था। काफी दिनों तक मेरे दोस्त ने मुझे जेल के ही एक कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि अगर मैं बाहर निकलता तो तुम्हारे भाई किसी न किसी तरह से मेरा पत्ता निकाल ही लेते और मुझे जान से मार देते।
मेरे दोस्त ने जेल में मेरा बहुत ख्याल रखा और जब तक मेरे दोस्त ने तुम्हारे भाइयों को नहीं ढूंढ निकाला तब तक उसने मुझे भी जेल से बाहर नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए जेल ही ऐसी सेफ जगह थी जहां पर मैं बिल्कुल महफूज था। अब तुम्हारे भाइयों को जेल हो गई है और मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं। यह सब कुछ तुम्हारे भाइयों ने इसीलिए किया था ताकि तुमने जो कदम उठाया था। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे दोस्त ने मुझे अपने ही पुलिस स्टेशन में जगह दे दी। मैंने अभिषेक से कहा कि एक सवाल मेरे दिमाग में अभी भी घूम रहा है, आखिर वंश सुबह होते ही कहाँ चला जाता था। तभी साहब कहने लगे, मुझे माफ कर देना भाभी, वह मेरा बेटा है, मैं उसी की वजह से आपको यहाँ लेकर आया था। मेरी पत्नी नहीं है और मेरे बेटे को माँ की जरूरत थी। मेरी पत्नी आपके आने से एक हफ्ता पहले ही मर गई थी। उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी और एक हफ्ते से उसने रो रो कर बुरा हाल कर दिया था, क्योंकि वह अपनी माँ के साथ ही सोता था। मैं जब आपको यहाँ पर लेकर आया था, मैंने सोचा कि पता नहीं मेरा बेटा आपको अपनी माँ समझेगा या नहीं। आप अगर उसे प्यार से सुलाओगी तो वो सोएगा। और अपने बारे में वह यह बताता था कि वह जॉब करता है और वह शादीशुदा भी नहीं है और उसका इस दुनिया में कोई नहीं, इस दुनिया में मेरा भी तो कोई नहीं था। इसीलिए मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं कोशिश करती थी कि किसी के सामने उससे बात ना किया करूं, इसीलिए मैंने उसको यह बात भी बता दी थी कि किसी के सामने उससे ज्यादा बात नहीं कर सकती। इस बात पर उसने मुझसे कहा था कि कोई बात नहीं, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा और अब हम रात को ही बात किया करेंगे। जब सब सो जाते थे तो रात को मैं देर तक उससे चैटिंग करती रहती थी। देर रात तक चैटिंग करने की वजह से सुबह को मेरी आंख नहीं खुलती थी और जब मैं उठती थी तो वंश भी नहीं होता था। अब मुझे उससे बात करने की आदत हो चुकी थी। वंश के बारे में मैं उससे कुछ डिस्कस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यह मेरा राज था और मैं इस घर का राज किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं इस घर का नमक खा रही थी और वैसे भी वह कौन था, मैं उसको ज्यादा तो नहीं जानती थी। पता नहीं जो कुछ उसने मुझे अपने बारे में बताया था वह सच भी था या नहीं, इस बारे में तो मैं नहीं जानती थी। मेरे लिए बस वह एक टाइम पास बन चुका था। वैसे भी मैं सारा दिन अकेले बोर रहती थी। वंश भी शाम को ही घर लौटता था और घर के काम भी नौकर किया करते थे, इसीलिए उससे बात करके मेरा टाइम पास हो जाता था। 2-3 के साथ साथ तुम्हारी जान को भी खतरा हो अगर वो लोग दिन से वह मुझसे कह रहा था कि वह मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन मैं उससे मिलने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। उसका कहना था कि वह खुद मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आएगा। मैंने उसकी बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मैं कहाँ पर रहती हूँ। एक दिन शाम को वंश और साहब एक साथ घर में चलते हुए आए थे। साहब ने मुझसे कहा कि शाम के खाने का इंतजाम करो, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड आज घर आ रहा है। मेरा फ्रेंड बहुत दिनों में मेरे घर आ रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथ से उसके लिए टेस्टी खाना बनाकर तैयार करो। मैंने साहब से कहा कि ठीक है, मैं खाना बनाकर तैयार कर दूंगी। मैंने काफ़ी सारी डिशेस तैयार की थी। 3 घंटे बाद ही बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा कि शायद मेहमान आ गए हैं। मैं अपने काम में इतनी बिजी हो गई थी कि उस फोन वाले लड़के को ही भूल गई थी। उसने कहा था कि वह मुझसे मिलने के लिए आएगा। खाना तैयार करने के बाद जब मैं किचन से बाहर निकली तो नीचे हॉल में बैठे हुए इंसान को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं तो देखते ही रह गई थी कि आखिर मेरे सामने कौन है। मैं दंग रह गई थी। मैं खुद को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे होश नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। साहब और वह इंसान मेरे बिस्तर के पास खड़ा हुआ था। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा पति अभिषेक था, जिसका क्रियाकर्म होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं तो दंग होकर अभिषेक की तरफ देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वह जिंदा और सही सलामत मेरे सामने खड़े हुए हैं। अभिषेक भी मेरी तरफ गौर से देख रहे थे और उनकी आंखों में मुझे आंसू नजर आ रहे थे। अभिषेक ने मुझसे कहा, स्नेहा, यकीन कर लो, मैं ही हूँ तुम्हारा अभिषेक, जो तुमसे बहुत प्यार करता है। देखो मैं जिंदा हूँ। और यह कहते हुए वह मेरे पास बेड पर बैठ गए। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे और मैं उनको छूकर देख रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि वह सच में ही जिंदा है और मेरे सामने बैठे हैं। मैं उनके गले से लगकर खूब रोने लगी। वह भी मुझसे लिपटकर खूब रो रहे थे।
उनके जाने के बाद मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब याद करके मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। मेरे साथ जो भी हुआ था वह सब कुछ मुझे याद आने लगा था। मैंने अभिषेक से पूछा, अगर आप जिंदा थे तो वह कौन था जिसका क्रियाक्रम मेरी आंखों के सामने हुआ था और जिसकी लाश हॉस्पिटल में मैंने खुद देखी थी? और मैंने अभिषेक से कहा कि अगर आपको मालूम था कि आपका मेरे सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं तो आप इतने महीनों तक मुझसे दूर क्यों रहे? मैं रोए चली जा रही थी और कहे जा रही थी। अभिषेक ने मुझसे कहा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे राज हैं जिसको सुनकर तुम चौंक जाओगी। आज मैं तुम्हें एक एक करके सारे राज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो तुम जिस रॉन्ग नंबर वाले लड़के से बात करती हो वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे घर आकर ही तुमसे मिलूंगा। देखो, मैं यहाँ पर आ गया। मैंने तुम कहीं बाहर तो नहीं बुलाया ना? फिर मैंने सोचा कि जो बातें वह लड़का मुझसे किया करता था और उसको मेरे बारे में जितनी भी बातें पता थी, यह सब बातें तो मेरे पति और मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। लेकिन मेरा इस बात पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया कि अभिषेक जिंदा भी हो सकते हैं। मैंने अभिषेक से कहा कि अगर आप जिंदा थे तो आप इतने टाइम से कहाँ पर थे? मुझे आपके बारे में सब कुछ जानना है। अभिषेक ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा जब तुम अपना घर छोड़ने के बाद यहाँ पर आ गई थी और हमने शादी कर ली थी। तो कुछ दिनों बाद तुम्हारे भाइयों ने भी यहाँ आकर हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। उन्होंने अपने गांव में तो सबको यह बता दिया था कि तुम मर चुकी कि हो एक एक्सीडेंट में और मौके पर ही तुम्हारी मौत हो गई थी। यहाँ तक कि उन्होंने एक कुचली हुई लाश को लोगों के सामने साबित करके ये जाहिर कर दिया था कि वाकई तुम मर चुकी हो, क्योंकि अगर गांव वालों को यह पता चल जाता कि सरपंच की बहन घर से भाग गई तो तुम्हारे भाइयों की बहुत ज़्यादा बदनामी होती। बदनामी की डर की वजह से तुम्हारे भाइयों ने गांव में झूठ बोल दिया था और तुम्हें मरा हुआ साबित कर दिया था। लेकिन वो लोग मेरे दुश्मन हो गए थे जिसने उनकी बहन से शादी कर ली थी। इस टाइम मुझे पता चला कि तुम मां बनने वाली हो। मैं तुम्हें बहाने से डॉक्टर के पास लेकर गया और डॉक्टर से तुम्हें मिसकैरेज की दवाई खिला दी, क्योंकि मेरी जान मुसीबत में आ गई थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम छोटे बच्चे के साथ दर-दर की ठोकरें खाती फिरो, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला था। मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे भाई मुझे जगह-जगह ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे भाइयों ने मुझे बार बार नौकरियों से निकलवाना शुरू कर दिया और मैं जगह-जगह तुम्हारे भाइयों की वजह से एक दिन तुम्हारे भाइयों को मेरे मोबाइल नंबर के बारे में पता चल गया और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करके उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी और कहने लगे कि मेरे साथ साथ वो तुम्हारी भी जान ले लेंगे। इसलिए मैं तुम्हें वहाँ से छोड़कर चला गया था, क्योंकि वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरी जान मुझे ढूंढ लेते तो वो मुझे मार देते, लेकिन अगर मेरे साथ वो तुम्हें भी ढूंढते तो तुम भी मारी जाती। मैं नहीं चाहता था कि वो लोग तुम्हें मार दे। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक एक कार ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस एक्सीडेंट में बच गया। मेरी कार के सामने आने से पहले ही कोई दूसरा आदमी उस कार के सामने आ गया और तुम्हारे भाई की कार से उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी जान चली गई। तभी मौके पर मैं वहां से भाग निकला। तुम्हारे भैया जानबूझकर मुझे मारना चाहते थे। उसके बाद भी तुम्हारे भैया का मेरे पास फ़ोन आया और कहने लगे कि अगर तुम बच गए हो तो यह मत सोचना कि तुम हर बार बच जाओगे। जब तक हम तुम्हें मार नहीं देते हम सुकून से नहीं बैठेंगे। तुम्हारे परिवार वाले मेरी जान के दुश्मन बन गए थे। मेरे साथ पहले जो कुछ भी हुआ था, मुझे नौकरी से निकलवाया गया था और भी बहुत कुछ मेरे साथ हुआ। तब तक तो मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारे भाई हैं। लेकिन जब मेरे पास धमकी भरे फ़ोन आने लगे और कहा गया कि हम तुम्हारी जान लेना चाहते हैं, तब मैं समझ गया था कि यह तुम्हारे भैया ही हैं जो मेरे साथ यह सब कुछ कर रहे थे। जिसके घर में तुम रह रही हो, यह मेरा दोस्त है, यह मेरा बचपन का फ्रेंड है और यह पुलिस ऑफिसर है। मैंने इससे मदद मांगे और यह मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया। 1 महीने तक तो मैं अपनी जान छुड़ाने के लिए कहीं ना कहीं भागता रहा, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी फिक्र लगी हुई थी। मुझे पता था कि मेरा दोस्त अपने घर में अकेला रहता है, इसीलिए मैंने इससे कहा कि तुम किसी भी तरह से मेरी पत्नी को अपने घर ले जाओ और उसको अपने घर में जगह दे दो ताकि वह परेशान ना हो।
मेरा ये दोस्त अगर तुमसे कहता कि तुम मेरे घर चलो तो तुम उसके घर जाने के लिए इतनी आसानी से नहीं मानती, इसीलिए इसने सोचा कि यह अपने बेटे वंश की परवरिश करने के लिए कहेगा तो तुम मान जाओगी और परेशानी के खातिर आसानी से तो उसके घर पर जाकर रह लोगी। यहाँ पर तुम बिल्कुल सेफ थी और अब मेरी परेशानी खत्म हो गई थी। मेरे दोस्त ने तुम्हारे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने मुझ पर जानलेवा हमला किया और मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। जब तक मैंने तुम्हारे भाइयों को पुलिस के हवाले नहीं करवा दिया तब तक मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता था। काफी दिनों तक मेरे दोस्त ने मुझे जेल के ही एक कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि अगर मैं बाहर निकलता तो तुम्हारे भाई किसी न किसी तरह से मेरा पत्ता निकाल ही लेते और मुझे जान से मार देते। मेरे दोस्त ने जेल में मेरा बहुत ख्याल रखा और जब तक मेरे दोस्त ने तुम्हारे भाइयों को नहीं ढूंढ निकाला तब तक उसने मुझे भी जेल से बाहर नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए जेल ही ऐसी सेफ जगह थी जहां पर मैं बिल्कुल महफूज था। अब तुम्हारे भाइयों को जेल हो गई है और मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। यह सब कुछ तुम्हारे भाइयों ने इसलिए किया था ताकि तुमने जो कदम उठाया था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे दोस्त ने मुझे अपने ही पुलिस स्टेशन में जगह दे दी। मैंने अभिषेक से कहा कि एक सवाल मेरे दिमाग में अभी भी घूम रहा है, आखिर वंश सुबह होते ही कहाँ चला जाता था। तभी साहब कहने लगे, मुझे माफ कर देना भाभी, वह मेरा बेटा है। मैं उसी की वजह से आपको यहाँ लेकर आया था। मेरी पत्नी नहीं है और मेरे बेटे को माँ की जरूरत थी। मेरी पत्नी आपके आने से एक हफ्ता पहले ही मर गई थी। उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी और एक हफ्ते से उसने रो रो कर बुरा हाल कर दिया था, क्योंकि वह अपनी माँ के साथ ही सोता था। मैं जब कहाँ चला जाता था तभी साहब कहने लगे, मुझे माफ कर देना भाभी, वह मेरा बेटा है। मैं उसी की वजह से आपको यहाँ लेकर आया था। मेरी पत्नी नहीं है और मेरे बेटे को माँ की जरूरत थी। मेरी पत्नी आपके आने से एक हफ्ता पहले ही मर गई थी। उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी और एक हफ्ते से उसने रो रो कर बुरा हाल कर दिया था, क्योंकि वह अपनी माँ के साथ ही सोता था। मैं जब आपको यहाँ पर लेकर आया था मैंने सोचा कि पता नहीं मेरा बेटा आपको अपनी माँ समझेगा या नहीं। आप अगर से प्यार से सुलाओगी तो वह सोएगा भी या नहीं, लेकिन पहले ही दिन मेरा बेटा आपको अपनी माँ समझकर सो गया था। सुबह को मेरा बेटा बोर्डिंग स्कूल में चला जाता है और शाम को वापस लौटता है। मेरी पत्नी की तबीयत खराब रहती थी, इसी वजह से मैंने उसका ध्यान बटाने के लिए उसको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था और मैं उसको रात को घर पर लेकर आ जाता था। सुबह होते ही मैं उसे स्कूल भेज दिया करता था, लेकिन आपने मेरे वंश का बहुत ख्याल रखा। मैं आपका एहसानमंद हूँ। अभिषेक अपने दोस्त से कहने लगे, तुमने भी तो हमारा बहुत साथ दिया। तुम्हारी वजह से ही आज हम पति पत्नी एक दूसरे से मिल पाए हैं। अब हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। मेरे पति की नौकरी लग गई है और हम साहब के घर में ही रहते हैं। साहब का कहना था कि मैं उनके बेटे की परवरिश ऐसे ही करूं जैसे मैं करती थी, क्योंकि वंश मुझसे बहुत ज्यादा अटैच हो गया था और मैंने हमेशा वंश को माँ की तरह ही प्यार दिया था। इसीलिए हम उन्हीं के घर में रहते थे। मैं अभिषेक का साथ दोबारा से पाकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। मेरी जिंदगी से सारी परेशानियां खत्म हो गई थी, लेकिन मेरे भाइयों ने जो किया था वह माफ करने लायक नहीं था। उनकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी थी। आज मेरे भाई जेल में है और अब उनकी सजा भी पूरी हो गई है। एक दिन मैं उनसे जेल में मिलने के लिए गई थी। भैया ने मुझसे माफी मांगी और अभिषेक से भी माफी मांगने लगे। हमने उनको माफ कर दिया था। मैंने भैया से कहा, भैया मैं आपको एक शर्त पर माफ करूंगी। अब आप हमें जीने दो, हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। कभी आप हमारी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। भैया ने भी कहा कि बस मैं तो अपनी बहन को खुश देखना चाहता था। अभिषेक के साथ अगर तुम खुश हो तो मेरे लिए यही बहुत है। मेरी जिंदगी में अब सब कुछ ठीक हो गया है और मैं अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।